हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आपका एस्टेट का प्रिपरेशन। तो मैं यहाँ पे 50 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का जो कि है आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए अनिवार्य विषय है, तो मैं उसका टेस्ट सीरीज़ कर रही थी। तो सोचिए आप लोग के साथ भी ये शेयर कर लूँ, मे भी आप लोग के भी काम आ जाए कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग टेस्ट सीरीज़ 1 को करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। दूसरा क्वेश्चन है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। पहला है, छात्रों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे। सही बात है। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। तो ये तीनों ही सही है गाइस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग को अगर ये आता होगा तो आप लोग ये बनाते चलेंगे और देखेंगे आपके मार्क्स कितने आए 50 मार्क्स में से, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। छात्रों के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। छात्रों के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त सभी। तो विद्यालय का इसमें जो एकदम सटीक जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है करेक्ट। ओके, अगर आपको लग रहा है इसमें से कोई मेरे से अगर भूल हो जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगी। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। एक, कठोर प्रशासन के गुण। तो कठोर को तो होना ही नहीं चाहिए एकदम, तो ये होगा ही नहीं। एक, योग्य अध्यापक के गुण। हाँ, तो ये होना चाहिए। एक, राजनेता के गुण। राजनेता का गुण लेके क्या करेगा। एक, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं होगा। तो इस सब में से आपका सटीक आंसर हो जाएगा बी, एक, योग्य अध्यापक के गुण। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। जी हाँ, हो गई है। शिक्षक छात्रों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। हाँ, ये भी है। तो उपयुक्त सभी, तो इसमें जो है कि सारा ऑप्शन सही लग रहा है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है। इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है। नहीं, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। ये हो सकता है। वह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। नहीं, इस समय से सबसे सटीक आंसर मुझे लग रहा है ये तो सी होना चाहिए, तो सी होगा। ठीक है, आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि छात्रों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाना चाहिए। हाँ, ये सही बात है। दूसरा देखते, छात्रों पर किसी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए। छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किया जाए। नहीं, ये तो नहीं होगा। छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। तो ये समय से क्या होना चाहिए आंसर, आप लोग को क्या लगता है। थिंक छात्रों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, ये होना चाहिए, है ना। आप लोगों को क्या लगता है इसमें से क्या होना चाहिए। अगला देखते हैं 8 नंबर। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है मूल प्रवृत्त्यात्मक या आत्मीकरण या मनोविश्लेषणात्मक या प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मनोविश्लेषणात्मक। ओके, अगला है, आपके विचार में चिंतित शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। तो छात्रों में चिंतित शक्ति विकसित करने का उपाय देखते हैं। ऑप्शन ए, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। बिल्कुल, ये सही बात है। समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाएगा तभी उनमें सोचने का क्षमता आएगा, है ना। छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, या छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से तो मुझे लग रहा है उपरोक्त सभी होना चाहिए। उपयुक्त सभी होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए। मुझे लग रहा है उपरोक्त सभी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। आकलन का उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं। बच्चों को भय मुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। सेकेंड, बच्चे को धीमी गति से सीखने वाले, प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना। चिन्हित तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। अधिगम पर विश्वसनीय पुष्टि देना। आकलन तो इसलिए होता है। कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। तो प्रतियोगिता को तो प्रोत्साहित करना ही नहीं है इसमें, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग को जो आंसर अगर जो भी आपको सही लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ। ठीक है, ऐसे मैं आपको ऐसे पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ टेस्ट सीरीज़, ताकि आप लोग को भी कुछ हेल्प मिल जाए और मैं भी कुछ सीख सकूँ आप लोगों से।
ठीक है दोस्तों। अगला है पास पड़ोस व मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए है बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर नहीं, बालक के अवांछित व्यवहार के लिए निंदा कर नहीं, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, बालक को स्वयं से प्रभावित ना होने पर उसका बहिष्कार कर। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, इसमें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होगा और क्या नहीं होगा। तो मेनली देखिए इसमें बालक को ना दंड देना है, ना निंदा करना है, ना कुछ उनका मतलब मनोबल को घटाना है, तो ये सब तो चीज़ होगा ही नहीं। तो आप लोग ना खुद इसमें से ऑप्शन को छांट सकते हैं। तो इसमें से आप लोग देखिए ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा और ये तो नहीं होगा, तो होगा क्या, तो यही होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था। वीडियो बीच में रुक गया था गाइस, तो मैं यहाँ पे पहले ही बता दी हूँ। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्रों में खेलकूद के प्रति रुचि का विकास अधिक संभव है यदि विद्यालय में खेलकूद के विकास के उचित अवसर दिया जाए, खेल के समय छात्रों को कुछ बांटा जाए जैसे फल आदि, माँ बाप का भी इनके प्रति उचित दृष्टिकोण हो, बच्चों में उचित माध्यम से खेल के प्रति रुचि विकसित की जाए। तो क्या लग रहा है आप लोग को, इसमें से सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो क्या होना चाहिए। इसमें तो देखने से लग रहा है कि सारा आंसर सही ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए खेल के समय छात्रों को कुछ बांटा जाए जैसे फल आदि, तो उस टाइम जो होगा स्टूडेंट को ज़्यादा मन करेगा खेलने का, है ना, कि उनको मतलब रुचि रहेगा कि हाँ भाई अभी कुछ मिलने वाला है, तो इस हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। घर पर स्वास्थ्य परीक्षण में अधिक समय लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। विद्यालय में डॉक्टर आकर एक ही समय में कार्य कर जाता है, माँ बाप के पास इतना धन उपलब्ध है, कहाँ नहीं जा सकता है। यार ये सब देखने में ही लग रहा है कि ऐसा कुछ ऑप्शन है एकदम बकवास सा। ठीक है, और यहाँ लास्ट में है यह विद्यालय का दायित्व है, तो ये यही सही होगा, यह विद्यालय का दायित्व है भाई कि स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए हर स्टूडेंट का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए क्या है। प्रधानाध्यापक से इस विषय में परामर्श लेंगे, उस छात्र के माँ बाप से समुचित परामर्श लेंगे, उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। ये सही लग रहा है। कक्षा में गणित में सबसे तेज छात्र को आदेश देंगे वह उस कमज़ोर छात्र की मदद नहीं। ऐसे तो उसको लगेगा कि भाई हम कमज़ोर है, हमको कोई तेज छात्र मदद कर रहा है, तो इससे भी उनका मनोबल गिरेगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। तो आप लोग को इसमें ऐसा लग रहा है ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर सही है। आपका मतलब बस सोच पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, आगे है। आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं, आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति आतुरता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। आप छात्रों की इतनी अधिक आतुरता पर नाराज़ होंगे। बिल्कुल नहीं भाई, नाराज़ क्यों होंगे, खुशी होना चाहिए। आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। बिल्कुल। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे। बिल्कुल, इससे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको बी और सी दोनों है, दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही, है ना। नंबर 17 में कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है, अध्यापक को उससे पढ़ने हेतु अभी प्रेरित करने के लिए उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। तो आइए देखते हैं। शारीरिक आवश्यकता की, या सुरक्षा आवश्यकता की, या संबंध जोड़ने की आवश्यकता की, या सम्मान पाने की आवश्यकता की। तो इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध जोड़ने की आवश्यकता की, क्योंकि उसको कक्षा से तिरस्कृत किया गया, तो उसको कक्षा के और बच्चों से अच्छे संबंध जोड़ने की ज़रूरत है ना। संबंध अच्छे रहेंगे तभी तो सारे स्टूडेंट एक साथ अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिक्षण स्थानांतरण हो जाता है क्या। देखो, पहले अवस्था में सीखे गए हैं उसका परिणाम स्वरूप मतलब दूसरे कार्य को कर रहे हैं तो वो कठिन हो, मतलब पहले जो कर रहे हैं उसका परिणाम स्वरूप अगर अगला जो कर रहे हैं उसमें अगर हमें कठिनाई महसूस हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ हेल्प नहीं मिला, अगला और कठिन हो गया तो आपका निगेटिव हो जाएगा। अगला 19 नंबर देखते हैं। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग था इसमें तो मैं लिख दी हूँ पेंसिल से ही। तो इसमें मतलब कि इसमें बताना है कि अभिप्रेरणा का ऐसे संगठक क्या होगा। तो इसमें मिस प्रिंटिंग था तो मैं यहाँ पे इसको लिख दी हूँ। जैसे प्रोत्साहन, चालन या आवश्यकता होगा पहले, या फिर चालन आवश्यकता फिर प्रोत्साहन होगा, मतलब इसको सही क्रम में बताना है तो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता, चालन फिर प्रोत्साहन। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रित शिक्षा क्रम में ये तत्व सम्मिलित है। तो कौन कौन से सम्मिलित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता। तो इसमें से ये उपरोक्त सभी सब कुछ सम्मिलित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही से मतलब सूचित करता है? बहुत सारा कुछ मिस प्रिंट हो गया हुआ इसमें। तो पहला ऑप्शन है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, बिल्कुल नहीं। अधिगम विकास का बहुत ज़्यादा संबंध है, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो इसमें से तीनों ही ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, और यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित है और अंतर निर्भर होते हैं, ठीक है। अधिगम होता है तो विकास होता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। और अधिगम जो होता है जीवन पर्यंत चलता है और विकास भी जीवन पर्यंत होते रहते हैं, है ना। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करने एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष या महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, तो नहीं, पक्षपात कैसे बढ़ेगा जब ये दिखा रहा है ऐसे। तो लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिका प्रोत्साहन देने के लिए, तो प्रोत्साहन तो देना ही नहीं है, ठीक। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो सबसे पहले लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। तो इसमें से जो है आपको चारों पांचों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को कितना सही हो रहा है दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बताइए आप लोग क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। वाह, दोनों नहीं देना चाहिए कि दोनों देना चाहिए, भाई तो गलत हो जाएगा। केवल उदाहरण देना चाहिए, नहीं, केवल गैर उदाहरण। देखो केवल होगा तो वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा देख कर लग रहा है ना कि आपको कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। आगे देखते हैं, बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे मतलब नहीं बन पाएगा। जैसे अगर कोई डेट पूछ दे, है ना, या फिर कोई ऐसा पूछ दे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है, या फिर किसी का नाम पूछ दे, तो मे बी वो ना बन पाए वैसे। लेकिन आप लोग तो तेज है, सब बन जाएगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक को उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसा करना चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए? तो आइए देखते हैं। सभी छात्रों को एक औसत नंबर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। औसत नंबर कैसे दे देगा? उत्तर पुस्तिका की जांच सावधानीपूर्वक करनी चाहिए, वो तो करनी ही चाहिए। और ऑप्शन देखते हैं, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एक अच्छे छात्र से करवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, छात्र से क्यों करवाएगा, खुद करेगा कि? उसके बाद देखते हैं, कमज़ोर छात्र को अच्छे नंबर देने चाहिए जिससे वो ज़्यादा पढ़े। है हट, ये कोई बात हो तो और भाव खाने लगेगा कि हमको ज़्यादा नंबर आ गया है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सावधानीपूर्वक जांच करना चाहिए भाई उत्तर पुस्तिका का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। तो ये आपको क्या लगता है, क्या बताता है? लैंगिक एक आनुवांशिक प्रतिभा है, या फिर लैंगिक एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या फिर लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है, या लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरण। तो ये इसमें कह रहा है कि समाज करता है निर्धारण, तो इसमें हो जाएगा, ये दर्शा रहा है कि लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था। तो ये आप लोग को ध्यान में भी होना चाहिए, आप लोग को ध्यान में होगा जब ये आया था वर्ष 2016 में, तो सब कोई थे उस टाइम में गाइस, तो आप लोग को ध्यान में होगा 2016 में दिव्यांगजन अधिकार आया, तो उस टाइम मैं स्कूल में थी, हाँ, तो आप लोग को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा ही, और नहीं होगा तो आप लोग याद कर लीजिए 2016 में आया, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 ने बोल रहा है भाई, 2009 बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए नहीं, ये तो बहुत ईजी है भाई, 6 से 14 वर्ष के लिए ये तो हम लोग मतलब स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ओके, आगे देखते हैं। नंबर 29 में, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो जो कार्य बच्चे मतलब कि आनंद लेते हुए करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में देखते हैं, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, या ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो आप लोग बताइए इसमें से क्या होगा। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ड्रिल और अभ्यास। बच्चे खुद से कर रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है, तो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 30 क्वेश्चन ही आते हैं आपका शिक्षण कला से, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो जीएस वाले आते हैं, तो वो भी मैं करवा सकती हूँ, वो भी मैं करूँगी। करवा क्या सकती हूँ भाई, करना है भाई, हमको भी करना है, आपको भी करना है, तो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा गतिबोधक, ठीक है। दृश्य, श्रव्य और गतिबोधक, मतलब गति वाले जो चीज़,
तो ये संवेदना का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये 30 मार्क्स का आता है, शिक्षण कला से इतना 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है। बाकी का जो 20 नंबर आएगा ये आपका नॉर्मल मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब रहेगा, ठीक है। तो आगे करें, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। उन संख्याओं का चयन करना है जो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर देती हूँ। ये मैं पहले बनाई हुई थी तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो इसका कुछ लॉजिक मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए 86 में यहाँ पे 3 जोड़ा है तो 89 आया, ठीक है। तो 89 में यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 92 आना चाहिए ना यहाँ पे, 92, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 97 में यहाँ पे कितना जोड़ा है, यहाँ पे 4 जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जोड़ा है 6, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जोड़ना चाहिए 8 है ना, तो 115 आएगा। तो यहाँ पे 92 तो कहीं दिया नहीं है और 115 मतलब दिया है, तो यही ऑप्शन आ रहा है और ऑप्शन में भी डी दिया है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे इसको मिस प्रिंटिंग हुआ होगा या तो क्या लॉजिक लगाया है नहीं पता, लेकिन यही लॉजिक होना चाहिए। यहाँ पे 92 होना चाहिए, यहाँ पे मिस प्रिंट ही हुआ है क्योंकि आंसर में भी ऐसा ही दिया हुआ है कि इसमें इतना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, लेकिन 3 जोड़ने पे तो 92 आ रहा है ना, तो 94 कहाँ से आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 92 होगा ऑप्शन में, तब आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से संगत है। मतलब देखिए 3 कोई सेम है और एक अलग है। तो इसमें देखिए सब जो है अपरिमेय संख्या है। एक √9 जो है इसको तोड़ेंगे, इसको 3 आ जाएगा, बाकी सब अपरिमेय है, ये परिमेय हो जाएगा, है ना। परिमेय अपरिमेय जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय बोलते हैं। तो यहाँ पे यही भिन्न है, ठीक है। बाकी सब तो रूट में से बाहर नहीं आ सकता है ना, बस यही आ सकता है, इसलिए ये अलग है। आगे देखते हैं, समरूप युग्म पूर्ण करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो देखिए रक्त अल्पता, रक्त अराजकता, और यहाँ पे क्या आएगा, तो रक्त की कमी से रक्त अल्पता होता है, तो क्या चीज़ की कमी से अराजकता होगा, तो सरकार की कमी से ही ना अराजकता होगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा सरकार। आगे देखिए एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है और आप लोग इसको यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन कोई भी सॉल्व कर सकता है। अपने परिवार में ये लागू करिए और आपको आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, राम और श्याम भाई है, तो अपने मतलब कि पापा को लेके समझ लीजिए कि आपके पापा 2 भाई है। उसके बाद रेखा सरिता की पुत्री है, कोई रेखा है वो सरिता की पुत्री है, और जो सरिता है वो श्याम की पत्नी है। तो श्याम जो है भाई राम का, मतलब कि मेरे पापा राम है और उनके जो भाई है वो श्याम है, ठीक है। तो श्याम की पत्नी सरिता है ना, और रेखा सरिता की पुत्री है। तो मतलब कि श्याम और सरिता की पुत्री रेखा हो गई, तो रेखा का राम से क्या संबंध, तो राम तो इसका भाई था, तो राम तो इसका अंकल लगेगा ना, तो रेखा इसकी क्या बन जाएगी, भतीजी होगी। ऐसा समझ में भाई, मैं क्या समझा रहे हैं, आप लोग ही मुझे समझाइए, आप लोग इसमें बहुत आगे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मास्टर को दिया गया है कि लिख रहे हैं D16 W22 U8, तो इसका लॉजिक क्या होगा, तो इसका लॉजिक मैं बताती हूँ आपको गाइस। M का जो नंबर है, M का नंबर क्या आता है, 13 आता है, 13 में 3 जोड़ दिए तो 16 हो गया, तो ये 16 यहाँ लिखा है, ठीक है। और A में अगर 3 जोड़ देंगे, मतलब कि A के 3 बाद क्या आ जाएगा, A B C D, ठीक है। तो उसको पहले लिखते हैं, मतलब कि इस दोनों को उलट पलट करके यहाँ पे ऐसे लॉजिक लगाए हैं, ठीक है। अब देखिए S जो है वो कितने नंबर पे है, इसके लिए तो आपको मतलब कि जल्दी आपको या तो नंबर ये सब लिख लेना पड़ेगा ABCD करके और उसका नंबर, नहीं तो आपको तो याद रहना चाहिए। तो देखिए S जो आता है वो 19 नंबर पे आता है गाइस, ठीक है। तो 19 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा ना, तो यहाँ 22 है, हाँ। और T में फिर 3 जोड़ देंगे, मतलब कि ST U भी W, तो W आ गया। मतलब कि ऐसे क्रॉस करके आपको यहाँ पे इसका संबंध बैठाना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, S जो आता है वो आता है किस 19 नंबर पे आता है ना, तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो 19 20 21 22, तो 22 भाई इसमें एक ही जगह पे आपको दिख रहा है इस समय 22, तो भी आपका आंसर। सीधे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ज़्यादा आपको दिमाग पिच्ची करने का जरूरत, सीधे आपको देखना है, थोड़ा सा भी कुछ मैच हो रहा है बस वो हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा सब मैच हो रहा है तब आपको आगे देखना जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 36 नंबर में देखते हैं। इसका जो मैथ रहता है वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग पे जोड़ लेने का ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। भाई मेरा मेन सब्जेक्ट तो मैथ्स ही है, तो मैथ्स पे तो फोकस करना पड़ेगा। तो 36 में हम लोग देखते हैं, A का इतना %, B का इतना, C का इतना, तो ABC बराबर है किसके। तो यहाँ पे देखिए, कॉपी में बताऊँ यहीं पे बताऊँ, चलो मैं यहाँ पे एक पेज ले आई हूँ आप लोग को यहाँ पे समझाने के लिए। A का 33 1/3, मतलब कि यह जगह 3 3 9 100/3%, ठीक है।
तो यहाँ पे का मतलब तो पता ही होगा ना कि गुना होता है, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट लिखते हैं ए का, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 33 ऐसे 100, हाँ यहाँ पे लिख देंगे 100/3, परसेंट है डिवाइड में भी 100 है, 3 to 100, ठीक है, ऐसे तो कट ही जाएगा। आगे देखते इक्वल टू क्या है, बी का 1.5, तो 1.5 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, इक्वल टू, बहुत ज़्यादा ही मतलब इजी वे में बता रही हूँ, सी का 1/8, तो बोल रहा है A/B/C कितना होगा, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट जाए तो क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से काट देते हैं 2 बार में, 5 से 3 बार में काट देते हैं तो हो जाएगा 3B/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा C/8 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसी को एक तरफ लाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे। यार मेरा रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक गया था, उफ़, फिर से आपको समझाना पड़ेगा। देखिए फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ए का 33 1/3%, तो 100/3 परसेंट है तो 100 नीचे आ जाएगा, तो दोनों कट जाएगा, तो A/3 इज इक्वल टू, इसमें हो जाएगा 1.5 का पॉइंट हटा के 15/10 हो जाएगा, तो इसको काट कुट करेंगे तो 3B/2 हो जाएगा, उसके बाद C/8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको 3 को बाकी ABC जो है एक तरफ ले आएंगे, अब ये 3 और जो भी नंबर है उसको उस साइड ले जाएंगे, तो 3 को उस साइड ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 3, यहाँ नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, उसके बाद 8 है जो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 ऐसे ही हो जाएगा, 3 जा 24, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये कहाँ पे है ये आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी में है ना। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं दोस्तों, ए तथा बी किसी दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है। यदि ए को 20 से 45 मिनट अधिक लगता है तो वह दूरी क्या है, तो इसमें हम लोग को दूरी निकालना है। ए और बी दो आदमी है, तो ए जो है 20 किलोमीटर पर घंटा चलता है और बी जो है 30 किलोमीटर पर घंटा चलता है, इसका चाल दिया गया, ठीक है, ए का चाल बी का चाल, और ए जो है बी से 45 मिनट अधिक समय लगाता है, तो हम लोग दोनों का समय निकाल के घटा देंगे और लिख देंगे 45, ठीक है। तो इससे हम लोग को दूरी निकलने वाला है। तो सबसे पहले तो समय को निकालते हैं हम लोग इसी पेज में। समय इक्वल टू क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे बना रहे हैं तो, ठीक है। समय यूँ लिखा गया तो समय लिखते हैं, समय दूरी बटा चाल, है ना। तो हम यहाँ पे समय निकालेंगे, उसके बाद दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो दूरी हम लोग मान लेते हैं कि x मान लेते हैं दूरी, ठीक है। तो पहला वाले का समय हो जाएगा, पहला वाले का समय माइनस दूसरा वाले का समय, तो हम लोग को 45 मिनट इक्वल कर देना है। तो ए का हम लोग समय निकालेंगे, तो दूरी हो जाएगा x और चाल हो जाएगा 20, तो ए का हो जाएगा दूरी x/20 माइनस फिर दूरी वही x/b कितना चला है 30, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या निकला 45 मिनट किलोमीटर पर घंटा, हाँ देखो ये घंटा है या मिनट में, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, इसको घंटा में चेंज कर देंगे, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये घंटा में चेंज हो गया है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको आप लोग एलसीएम ले लो, ये तो आप लोग बताइए 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, मैंने पे 60 आ जाएगा, 2 से यहाँ 3x हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ये तो सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग, बहुत तेज़ है। उसके बाद 60 से आपका 60 कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे x 3x में से 2x हो जाएगा, उसके बाद 40, ओह आंसर भी 45 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 45 है किलोमीटर, हाँ देखिए 37 का ए होगा आंसर, डायरेक्ट 45 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर देता है 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का मतलब मूलधन, मिश्रधन, अमाउंट मतलब मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा देना है। ए इक्वल टू होता है P 1 + R/100, R जो होता है रेट, ऊपर से n मतलब जो टाइम होता है, ठीक है। तो अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2000 रुपया बोला है ना, तो P की जगह पे 2000 लिख देंगे, 1 की जगह पे 1 और 5% है तो 5/100, और कितना साल दिया हुआ है 2 साल, तो यहाँ पे 2 ऊपर में ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2000 5 से 21 में, तो इसको करेंगे तो 20 + 1 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 2 बार। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 0 0 मतलब पहले मुझे इजी लगता है 0 0 काटने, इसलिए मैं 0 0 काट देती है, 0 0 कट गया। अब देखिए 2 2 = 4 और 4 5 ज़ा,
ठीक है, एक ही बार में खलास। अब 21 और 5 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो आप लोग गुना कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, हाँ मुझे भी तो गुना ही करना पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ गुना कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे गुना की हूँ अभी, 2205 आया है, तो ऑप्शन में है 2205। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। पेट्रोल की कीमत रुपीज़ इतना प्रति लीटर थी, पहले कीमत में 20% की वृद्धि हुई, इसके 10% की कमी हो, या पेट्रोल की कीमत क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस वाले ऐसा जो क्वेश्चन रहेगा ना कि 20% की वृद्धि हुई, तो इसको कैसे लिखना रहता है, इसमें तो पहले 120/100 कर देंगे, उसके बाद इंटू 10% की कमी अगर बताएगा तो 100 में से उतना माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ। 50 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 75.50। सबसे पहले क्या बोला है कि 20% की वृद्धि हुई, वृद्धि में हम लोग यहाँ पे 120% लिखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 10% का घाटा कमी हो गई तो 90 हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे 90/100। अब इसका जो आप सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बैठाओ। तो उसके बाद आप देखिए 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा गाइस। उसके बाद इस आपको सॉल्व करने के बाद, तामझाम करने के बाद आपको आएगा, पता है क्या आएगा, 81.54। ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करिएगा ना तो आपको यही आएगा 81.54। विश्वास नहीं है तो आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगा, मैं पहले भी सॉल्व कर दी हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। PQR का औसत भार 58 kg है, ठीक है। यदि P और Q का औसत भार 54 kg है और Q और R का औसत भार 48 kg, तो Q का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या करना रहता है, PQR का औसत भार हम लोग अगर निकालेंगे तो औसत कैसे निकाला जाता है, ऐसे ही नहीं निकाला जाएगा। PQ + R, इस कितना आदमी है, 3 है, और इसका जो औसत क्या बोल रहा है 58 kg है ना। तो देखिए इस हिसाब से हम लोग अगर देखें तो PQR का क्या बोलेंगे यहाँ पे, PQR का जो अरे भाई साहब बोलने में समझ नहीं आ रहा क्या बोले, PQR का जो भार है, टोटल भार निकल जाएगा, मतलब ऐड करेंगे है ना, क्योंकि इसमें से इसको गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा P + Q + R का जो एग्जैक्ट तीनों को जोड़ के जो भार निकला वो आएगा। तो गुना कर दीजिएगा, 3 × 24 का 4, कैरी 2, 5 × 15 16 17 174 आएगा। आपको तीनों का भार को ऐड करिएगा तब सही जोड़े है ना। 8 3 × 24 का 4, कैरी 2, 5 × 15 16 17, हाँ सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, P और Q का औसत भार 54 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें P और Q का औसत भार भाई कितना है, 54 बोल रहा है, 54। तो औसत के लिए तो नीचे 2 से, क्योंकि 2 आदमी है। तो अब ये दोनों का जो ऐड करेंगे, ये दोनों का भार का एडिशन हम लोग का आ जाएगा 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, इतना आया, ठीक है। आगे और देखिए क्या बोल रहा है, Q और R का औसत भार 48 kg है। QR का भी निकाल लेते हैं, Q + R का औसत भार 48 है, ठीक है। तो Q और R का हम ऐड करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे 8 और 16 का 6, कैरी 1, 4 × 2 = 8, 9, ठीक है। तो देखिए गाइज अब क्या करना है, मेन ट्विस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग को P + Q + R का टोटल हम लोग को मिल चुका है भार। तो इसमें से अगर हम PQ का भार यहाँ पे पता है हम लोग को, दोनों का मिला के 108 है, तो PQ की जगह पे उतना लिख देंगे तो R का हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, Q का भार ज्ञात कीजिए। तो अभी पहले हम लोग R का भार ज्ञात करेंगे, उसके बाद QR का रख के P का, उसके बाद Q का निकल जाएगा, ठीक है। तो PQ की जगह 108 लिख देंगे, + R = 174। अब R का वैल्यू निकालना है तो 108 इसमें से माइनस कर देते, ठीक है ना। 8 गया 6 66 हो गया R का भार जो हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे Q + R 96 है ना, तो Q + R की जगह 96 लिखेंगे और P का वैल्यू तो डायरेक्ट 96 इसमें से घटा देते हैं। 174 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा, 174 में से 96 गया। अब बताओ 14 में से 6 गया 8 7 78 आएगा इस। तो आपको निकल गया यहाँ पे P का R का, तो दोनों को ऐड करके हम लोग इसमें से घटा देंगे तो हमको Q का निकल जाएगा। तो भाई 77 और 66 ऐड करो, 144 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 174 में से 144 घटाएंगे, 0 3 कट गया, 30 आया, 30 kg। तो 40 का, हाँ देखिए 30 kg है ना, ऐसे बनता है। तो एकदम माथा पच्ची करना ही पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखें क्या, चलिए अब जल्दी जल्दी बन जाएगा, मैथ्स खत्म हो गया है। अब है 41, छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छाऊ और किस राज्य का लोक नृत्य हो सकता है, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद है कर्क रेखा किस राज्य से के मध्य से नहीं गुजरती। भाई माइक ही गिर जा रहा है,
कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? अच्छा, तो देखिए भाई यहाँ पे हो जाएगा बिहार। इसका ट्रिक बहुत फेमस है, मित्र पर गमछा झाड़। मैं बहुत छोटी थी ना तभी सुनी थी, तभी से हमको याद हो गया था। तो यहाँ पे मित्र, मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रि से त्रिपुरा, ति से तो होके गुजरता है, मित्र। पड़, र से राजस्थान हो जाएगा, और प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और ग से गुजरात हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा? मिज़ोरम हो जाएगा। मिज़ोरम तो हो गया। म से क्या हो जाएगा इधर? तो मेघालय हो जाएगा। और उसके बाद मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा। झा से झारखंड हो जाएगा। आज गमछा, छ से छत्तीसगढ़, तो आपको बिहार ही होगा। इसमें बिहार, बहुत से कुछ नहीं हो रहा है। तो आया समझ में? ऐसा ऐसा ट्रिक होता है। देखा? इसमें हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये भाई सबको पता होगा, MS स्वामीनाथन। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो आप लोग बताइए गाइस, किसका है? आपका हो जाएगा सोन नदी का। ठीक है, इसमें से आपको कोई ऐसा लग रहा है कि मैं गलत टिक लगा रही हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलने में बिल्कुल भी ना कतराएं, बिल्कुल बताएं, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ दोस्तों। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हो जाएंगे? सबसे ज़्यादा विराट कोहली। ठीक है, उसके बाद 46 का समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा? वास्तविक, यार देखे नहीं, कि आप लोग को दिख नहीं रहा है। वास्तविक और पार्थिव सीधा, आभासी और पार्थिव सीधा, आभासी और पार्थिव उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो समतल दर्पण में जो बनता है आभासी और पार्थिव उल्टा। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका जो हो जाएगा आपका जो सही आंसर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, मैं सारा ऑप्शन नहीं पढ़ी, डायरेक्ट आंसर भी बता देती हूँ इसका। आगे थल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो DR साहनी, RS बिस्ट, SR राव, RD बनर्जी। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका आस बोल रहा है, SR राव। ठीक है, उसके बाद 49 में गैला पैसोस द्वीप किस रूप में प्रसिद्ध है? तो गैला पैगोस सॉरी। तो ये आपका जो प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि वहाँ पे पक्षियों के मल के ढेर के रूप में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 50 में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो वन उन्मूलन तो नहीं होगा, अत्यधिक रगर इसलिए नहीं होगा, भूसंकलन इससे थोड़ी ना मृदा संरक्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच जाता है छाद से आपका होता है मृदा संरक्षण गाइज। और छाद मतलब क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोग को पता है तो। और ये नीचे इसका आंसर दिया गया है, तो मैं आंसर में से भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि इसमें से कितना आप लोग का सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और इसमें से कोई चीज़ जो गलत हुआ है आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको सुधार सकूं और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं या नहीं बनाऊं ये भी बताइएगा। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।